बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज का जो हमारा थीम है दैट इज डिस्कशन अबाउट अंडर डिस्कस्ड लॉज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन द blasphemy law, and in my opinion there is no better and better equipped person than Mr. Mia Ali Adar Saab for this discussion. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Sir, today we are discussing about very under discussed and taboo topics, and I must confess that I found no other person better than you to give us a very precise legal understanding of these topics. हमने एक लॉ ऑफ रेप को डिस्कस किया, बट आई वांटेड टू टेक योर टाइम ऑन द ब्लास्फेमी लॉ एज वेल, बिकॉज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ना तो हमें ये उस तरीके से लॉ कॉलेजेस में सिखाया जाता है और ना प्रैक्टिस के अंदर इतने विविडली इस तरह के केसेस आते हैं दैट वी प्रैक्टिस ऑन दिस। बट एक सोसाइटी में एक टैबू टॉपिक के लिहाज से माना जाता है, डिस्कशन नहीं की जाती, इवन कि उस पर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है लोगों की। सो दैट इज़ वाई आई वांटेड you to tell the general public and me and other law aspirants that what is the law of blasphemy. अच्छा विशाल, ये बेसिकली आई वोंट कैटेगराइज एज अ टैबू लॉ। टैबू उस सूरत में होता है अगर ये प्रिवेलेंट सिर्फ यहाँ पे होता। पाकिस्तान पीनल कोड को देखें या इंडियन पीनल कोड को देखें, दिस लॉ इज अवेलेबल इन बोथ द कंट्रीज। Pakistan being the Islamic Republic of Pakistan and India being the secular state. This is available. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि 1923 के अंदर एक राजपाल इंसिडेंट हुआ था। अ बुक वॉज पब्लिश्ड बाय सम हिंदू रिगार्डिंग दी होली प्रॉफिट, और वो गाजी इल्म-दीन शहीद वाला जो कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद जो आपके ब्रिटिश कलोनियल रूलर्स थे, दे फेल्ट इट नेसेसरी कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए, और फिर अल्टीमेटली 1927 के अंदर इसको, जो कि उस वक्त इंडियन पीनल कोड था, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। सो आज की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये चैप्टर 25 के अंदर फिगर आउट होता है, और अगर इंडियन पीनल कोड की बात करें तो ये चैप्टर 15 के अंदर फिगर आउट होता है। सो टैबू तो नहीं है, ये दोनों जगह पे अवेलेबल है, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, दूसरी सेकुलर स्टेट है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, सेक्शन 295 ऑफ पीपीसी एंड आईपीसी से लेके सेक्शन 298 तक ये सारे के सारे सेक्शन हैं। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 295 बात करता है कि इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास, बिकॉज उस वक्त तो ब्रिटिश एम्पायर था, तो यानी मज़हब की बेसिस के ऊपर कैटेगराइजेशन नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने इसको ऑल रिलीजन वर इंक्लूडेड इन दैट। 1947 में जब पाकिस्तान बनता है एंड टिल 80s तक ये लॉ इसी तरह रहता है, और इसी ड्यूरेशन में आपके पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, जो पाकिस्तान का इस वक्त गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, अगर वहां से हम सेक्शन आर्टिकल 20 से स्टार्ट करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 ये कहता है, सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। नंबर ए, एवरी सिटीजन, क्लासिफाई नहीं कर रहा मुस्लिम, हिंदू, सिख, नो वन, एवरी सिटीजन shall have the right to profess, propagate, practice his religion। यानी हर बंदे को इजाजत है अपना मजहब प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की और प्रोपगेट करने की। याद रखिएगा ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसके बावजूद आर्टिकल 20 क्लॉज ए के अंदर everyone is allowed to profess, propagate and practice the religion, whatever the religion they are practicing. Further, B के अंदर, every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution, meaning thereby कि हर वो मज़हब जो अपना प्रैक्टिस, प्रोपगेट और करना चाह रहा है, वो अपनी रिलीजियस प्लेस को भी इस्टेब्लिश कर सकता है, उसे चला सकता है, एंड सो ऑन एंड सो। So this article is available in the Fundamental Rights chapter of 1973's Constitution, read with whatever the law we have in our substantive law, that is section 295 onwards till 298.
80s के अंदर जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई, यानी 295 ए बी सी और 298 ऑनवर्ड्स ए बी सी ऐड किए गए। इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सज़ा 2 साल से लेकर 10 साल तक, पाकिस्तान के अंदर भी सज़ा 2 साल से 10 तक रही, लेकिन उसके बाद इसमें डेथ पेनल्टी इनकॉर्पोरेट कर दी गई और कुछ चीज़ें, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स इनकॉर्पोरेट किए गए इन्हीं सेक्शंस के अंदर जो आपका सब्सटैंटिव लॉ है। फॉर इंस्टेंस वो क्या था कि अगर आपने जो 295 ए ऐड किया जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर, उसके लिए ज़रूरी था कि आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। यानी अगर आपने 295 ए, अगर 295 ए की बात करें, इट्स ए डिलिबरेट एंड मिलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेट रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। सो इसके लिए यू हैव टू टेक अ परमिशन फॉर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा एक सेक्शन ऐड किया गया लेटर ऑन, सेक्शन 156 सी ऑफ सीआरपीसी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन होंगे, बिलखसूस 295 ए और सी के, तो उसके अंदर जो उसकी इन्वेस्टिगेशन उस मुकदमे की करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, क्योंकि नॉर्मल कन्वेंशनल मैटर्स के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी करता है, सब इंस्पेक्टर भी करते हैं, हार्डली एस एच ओ यानी ए एस आई और एस आई ज़्यादा करते हैं, लेकिन बिलखसूस क्योंकि ये थोड़ा सा टची मैटर होता है, जिसकी वजह से लेजिस्लेचर ने यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल जो है ना इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर द सीएसपी ऑफिसर्स, इंटेलेक्चुअली मेंटली वो ज़्यादा इक्विप होते हैं एक रैंकर की निस्बत, जिसकी वजह से उन्होंने ये सेफ्टी वॉल यहाँ पे प्रोमलगेट किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये लॉ इनकॉर्पोरेट किया गया 80s के अंदर, आपके लॉ के अंदर, तो उसमें जो सबसे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई थी, दैट वाज पीएलडी 1991 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 10, एफएससी पेज 10। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त सजेशंस दिए और उन सजेशंस पे अनफॉर्चुनेटली आज तक अमल नहीं हुआ, लेकिन वो सजेशंस थे जिसमें सबसे पहली बात उन्होंने बात की कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अपने होली प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उनकी शान के अंदर गुस्ताखी किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हिस्टोरिकली इस जजमेंट में उन्होंने इंसिडेंट्स भी कोट किए हुए हिस्ट्री के अंदर, तो लिहाजा जो डेथ पेनल्टी अगर कत्ल के लिए हो सकती है, अगर गैंग रेप के लिए हो सकती है, अगर डिकॉइटी विद मर्डर के साथ डेथ पेनल्टी हो सकती है, तो इस ऑफेंस की जो सज़ा है बिलखसूस 295 सी की, वो जस्टिफाइड है एज अ डेथ पेनल्टी। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने इन चैप्टर के अंदर एक काम और करें कि आप इसके अंदर तमाम के तमाम हॉली प्रॉफिट्स को भी जो है ना वो ऐड किया जाए, जितने भी और प्रॉफिट्स हैं। जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, हमारे मज़हब के ईमान के मुताबिक हज़रत ईसा वॉज ऑल्सो द प्रॉफिट, हज़रत मूसा वॉज द प्रॉफिट, तो उनको भी इसके अंदर ऐड किया जाए ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन हो, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन बने और इसकी वो एक्सप्लेनेशन बने रादर देन दिस। अच्छा, फर्दर उन्होंने कहा कि सेक्शन 295 सी के जब भी केसेस होंगे, जब आप सेक्शन 295 सी को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक क्रिमिनल लॉ का बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट है, दैट इज इंटेंशनल रेकलेस रॉन्ग का। तो जो रिक्वायर्ड या रेक्विजिट मेंजरिया चाहिए होता है, जिसके अंदर प्री मेडिटेशन, डिलिबरेशन, मैलस ऑफ थॉट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरा करके इस केस को आगे जो है ना परसू करना चाहिए, लेकिन ये उस तरह नहीं चला जिस तरह चलना चाहिए। अच्छा, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो बिलखसूस दो किस्म के रिसर्च पेपर्स हमारे इस लॉ को समझने के लिए या इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनका हवाला देते हुए उन दो रिसर्च पेपर्स ने काफ़ी हमें हेल्प किया। एक तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट का रिसर्च पेपर था और दूसरा था हमारा सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का। और उसके अंदर उन्होंने हवाला दिया, एक जजमेंट है पीएलडी 2014 पेशावर 122। उन्होंने कहा जब भी कोई बंदा ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन के लिए बुक किया जाता है, यानी उसको एक्यूज किया जाता है, तो उस सारे सूरत हाल के अंदर उसके साथ इस कदर
टैबूज अटैच कर दिए जाते हैं कि इसने गुस्ताखी कर दी, ये कर दी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मटेरियल क्या अवेलेबल है, और मीडिया भी उसको इतना हाईलाइट कर देता है जिससे उस मुल्ज़म के जो आपके आइन के अंदर राइट्स हैं, जिसमें फेयर ट्रायल है, जिसमें डिग्निटी है आर्टिकल 14 के मुताबिक, फिर उसके बाद उसके रिलीजियस राइट्स हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी जाएगी, वो सब के सब इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं कि उसकी अदालत को मुकदमे से ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज पड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर अ वेरी पोलराइज सोसाइटी इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से अदालत को मुकदमे की निटी छोड़ के उसकी सिक्योरिटी के इशू पड़ जाते हैं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द हॉली प्रॉफिट नो कॉम्प्रोमाइज इज अवेलेबल। हैविंग सेड दैट, जब आप लॉ को देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग इन दो रिसर्च बेसिस और जजमेंट्स को देखने के बाद एक ये बनती है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर बेस्ड और प्रेमाइज्ड अपॉन पर्सनल वेंडेटा, प्रॉपर्टी इश्यूज, उसके बाद लोकल पॉलिटिकल इश्यूज, उसके बाद लोकल रिलीजियस इश्यूज, जो अल्टीमेटली जिसको मिसयूज और एब्यूज किया जाता है। अगर आप इंटरनेशनली देखा जाए तो एक खास डिफरेंट रिलीजन को कैटेगराइज किया जाता है, एक क्रिश्चियनिटी को किया जाता है, जबकि आप जब केसेस देखें तो इसमें केसेस ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस के भी जो हैं उनको भी इन ऑफेंसेस के अंदर उन यानी किसी एक स्कूल ऑफ थॉट ने दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने तीसरे के खिलाफ लगाया हुआ है, और यानी वो ये केसेस वगैरह चल रहे होते हैं। जब हम रिसर्च कर रहे थे, यानी दो बड़ी लैंडमार्क रीसेंट पास की जजमेंट्स हैं जिन्होंने इस लॉ को समझने में और इसके साथ जो चीज़ें अटैच है उसको समझने में हमें बहुत आसानी दी। वो क्या, यानी ये आपके पास स्क्रीन के अंदर वो चार्ट्स वगैरह हम लोग चला रहे हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जी कितने जो ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन के मुल्ज़मान थे उनको बेल मिली, कितनों को बेल नहीं मिली, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, किस रिलीजन से उनका ताल्लुक था, और उसके बाद ट्रायल के अंदर कन्विक्शन रेट क्या था और इक्विटल रेट क्या था। ये सारे के सारे चार्ट्स आपके सामने चल रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक आपके पास आ जाती है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 17, द इनफेमस मुमताज हुसैन कादरी केस, and the other one is PLD 2019 Supreme Court 64 आसिया बीबी केस। अच्छा, इन दोनों केसेस ने हमें इंटरनेशनली बहुत परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को डैमेज किया, लेकिन अगर किसी ने इस जजमेंट को प्रॉपरली प्रोपोगेट किया होता, प्रॉपरली इसके ऊपर डिलिबरेट अपॉन किया होता, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। आई मीन मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मुमताज हुसैन कादरी केस, इस केस को जब आप देखते हैं तो इसके अंदर हुआ क्या था, आपकी ट्रायल कोर्ट 302B के अंदर कन्विक्शन पास करती है, और उसके बाद जब मैटर अपील के अंदर जाता है तो अपील के अंदर डेथ पेनल्टी को अपहेल्ड रखा जाता है, लेकिन एंटी टेररिज्म के अंदर उसको सजा नहीं दी जाती। जब ये जजमेंट आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का बहुत माइन्यूटली जायजा लेती, यानी जिस किस्म की एविडेंस प्रेजेंट की गई, जिस किस्म के यानी इसके अंदर गवाहान पेश किए गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर डेथ पेनल्टी भी पास की और उसके बाद 780A के अंदर भी सजा दी, एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर। और ये ट्रिगर मामला होता है आसिया बीबी केस से, क्योंकि आसिया बीबी वॉज द वन, शी वॉज अ क्रिश्चियन, शी वॉज फ्रॉम द क्रिश्चियन माइनॉरिटी, और उस वक्त के गवर्नर जो थे आपके सलमान तासीर साहब, उन्होंने कहा था कि ये मैं इसको रिलीफ लेके दूंगा और सारा कुछ करूंगा, जिसको उन्हीं के अपने गार्ड ने, जो कि मुमताज़ कादरी था, शॉट हिम डेड। तो आसिया बीबी केस को समझना ज़रूरी है मुमताज़ हुसैन कादरी केस को समझने के लिए। ऑल्दो उसकी जजमेंट 2016 की है, आसिया बीबी की जजमेंट 2019 की है। हैड दैट जजमेंट बीन गिवन प्रायर इन टाइम टू नॉट मुमताज़ कादरी केस एट प्रॉपर टाइम, तो सलमान तसीर इंसिडेंट वुड हैव नॉट बीन हैपेंड। अच्छा, आसिया बीबी केस के अंदर जितने भी गवाहन थे, आप यकीन करें कि आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कम से कम
तकरीबन कोई 6-7 सफ़े काले करने पड़े इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि हम भी मुसलमान हैं और सील ऑफ द प्रॉफिट पे हमारा कितना ईमान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यस ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम, और जिस तरह हर मज़हब के राइट है इसी तरह बीइंग अ मुस्लिम हमारे कुछ फंडामेंटल्स हैं, यानी आपका नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उसके बाद वननेस ऑफ अल्लाह ताला एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट पे आपका यकीन होना चाहिए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उन सफ़ों के अंदर करने के बाद इस जजमेंट को जब लिखना यकीन किया, आप यकीन करें किसी लॉ स्कूल के 3rd ईयर के स्टूडेंट को आप वो केस दे दें तो आपकी समझ से नहीं आएगा कि इसमें ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कैसे की, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कैसे किया, यानी सारे के सारे गवाह कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के साथ। और उस ना सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, मोस्ट ऑफ देम वर रिजाइल्ड, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट इवन प्रेजेंटेड। और यानी पब्लिक परसेप्शन ये बिल्ड करने की कोशिश की गई कि जी उसको ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी, उसको हाई कोर्ट के जज ने सजा कंफर्म की थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किसी एजेंडा के ऊपर, किसी 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 एनजीओ की परसुएजन के ऊपर, किसी मुल्क के परसुएजन के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। जबकि जितने भी लोग ये आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं वो एक दफा उस अगर जजमेंट को पढ़ लें तो उनको आइडिया हो जाएगा व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दैट केस। सो फॉर दैट रीजन I must urge all my followers and students to read that judgment. Undoubtedly, we cannot accept the defiling or any worse remark or bad remarks about the Holy Prophet on the religion of Islam. That's what the law says. And this law is not only in Pakistan. This law is in India as well. As I said, chapter 15. So वो तो secular state है ना। और अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहें तो अगर ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे हैं तो वहाँ पे बादशाही वो बाबरी मस्जिद वाले इंसिडेंट्स भी हैं और ये वो सारा कुछ। सो हर सोसाइटी के अंदर, हर कल्चर के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमारे पास 295 से लेके 298 तक को समझने से बेहतर, ज़्यादा बेहतर तरीका जो है वो आपके पास आइन का आर्टिकल 20 कहता है, जो हर किसी को इजाज़त देता है अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की, प्रोपोगेट करने की और प्रोफेस करने की और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की। इफ़ दैट आर्टिकल इज़ देयर, और मैं आपको मज़े की बात हूँ, अगर आप सारे केसेस की वैल्यूएशन निकालें ना, आई मस्ट कन्फेस टू दिस फैक्ट कि कोई पागल ही होगा जो किसी के, मैं सिर्फ मज़हब इस्लाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करेगा। अगर आप इंसानों को छोड़ें, रिलीजियस वैल्यूज़ को देखें, तो हर मज़हब हार्मनी की बात करता है, हर मज़हब कंड्यूसिव बातें करता है, आपको इंक्लूसिव बातें करता है, आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है। इंसान गलत और सही हो सकते हैं, लेकिन इंसानों के गलत और सही होने की बेसिस पे यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट बी क्रिटिसाइजिंग द रिलीजन। इस वजह से जब आप देखते हैं कि जिस बंदे को चार्ज कर लिया जाए इस ऑफेंस के लिए तो उसके दर पे होते हैं, ये देखे बगैर कि इस्तगासे ने उसके खिलाफ एलिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर तफ्तीश क्या आई है। इसीलिए लेजिस्लेचर ने जो ये एम्बार्गो इम्पोज किया वो इसीलिए किया है कि एसपी के लेवल का बंदा होना चाहिए जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। और अगर ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी, हमारे पास, मुझे आप कहेंगे मैं आपको 150 नज़ीरें निकाल के दिखा दूंगा सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर उन्होंने, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सो इस वजह से वो बरीयत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, देखो एक माशरे के अंदर रहने के लिए आपके पास पैमाना क्या है, यानी बहुत सारे लोग आपकी अदलिया को क्रिटिसाइज करते हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान नहीं, दुनिया के अंदर लॉ की इंटरप्रिटेशन और लॉ की एप्लीकेशन अदलिया का ही काम है। और अगर आपको इक्विटल चाहिए तो वो इक्विटल देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदलिया के पास ही है। सो जब अदलिया ने उसको दे दिया तो उसको प्रिजम्पशन अटैच होगी। उसको ये कहना कि किसी किस्म की कोई एनजीओ का एजेंडा था, किसी मुल्क का एजेंडा था, दैट्स अब्सर्ड। और सबसे बड़ी बात जो आपको देखने वाली है ना, वो यहां पे देखना चाहिए आपको कि ये जो रिलीजन इज समथिंग वेरी पर्सनल टू मी, दिस इज अ कनेक्ट बिटवीन मी एंड माई मेकर। किसी और के कहने पे कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया, उसकी बेसिस के ऊपर किसी को चार्ज करके उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर देना, वो दैट डजंट मेक एनी सेंस।
सो इसी वजह से जब आप इस जजमेंट्स को पढ़ते हैं तो यू कम टू अ रियलाइजेशन कि इस लॉ की थोड़ा सा, नॉट थोड़ा सा, इसका मिसयूज हुआ है। जो प्रिकॉशंस इस लॉ के अंदर अवेलेबल हैं, उन प्रिकॉशंस को अगर एग्जॉस्ट किया जाए तो इस लॉ को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। अच्छा सर, अभी आपने जो लॉ का हवाला दिया और जितने अमेंडमेंट्स आपने बताए लॉ की, जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी, तो देखने में ही आता है कि ज़्यादातर केसेस उन लोगों के खिलाफ किए जाते हैं, स्पेसिफिकली द नॉन मुस्लिम्स ऑफ द कम्युनिटी, जो जिन पे एलिगेशंस लगा दी जाती है कि इन्होंने बेहुरमती की है, नौजुबिल्ला, या कोई भी ऐसा काम किया जो डेट इज़ अगेंस्ट द सैंक्टिटी और द ऑनर ऑफ द इस्लाम। बट हमने ये भी केसेस देखे हैं जहाँ पे मुसलमान भी हरकत करते हैं। अभी रिसेंटली वी हैव सीन the Muslims of our community, the so-called the generation of peace and the followers of the religion of peace, उन्होंने किसी दूसरे मज़हब के जाके रिलीजियस बिल्डिंग्स भी जलाई, उनको भट्टों में भी डाल दिया, उन्हें जिंदा मार दिया, और इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो उन पे भी ब्लास्फेमी लॉ लगता है। देखो मेरी बात सुनो, ब्लास्फेमी इज समथिंग एल्स। अगर आप चैप्टर 25 को देखोगे ना तो सबसे बड़ी बात, और इन केस ऑफ इंडिया 15, देखो वी आर a humble servant of law. We have to state and obey and follow what the law says. Now, the law does not categorize, differentiate, or bifurcate between a Muslim and a non-Muslim. Look at section 295. It says any person defiling or worship, उसके बाद insult किसी भी क्लास। अब जब किसी भी क्लास के लोग को करेंगे तो जो लॉ माइनॉरिटीज पे एप्लीकेबल है वही एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेम लॉ ऑन मुस्लिम्स एज वेल है। एंड ट्रस्ट मी, ये आप जरा जो आपने ग्राफ्स वगैरह चलाए, इसमें आप जरा सेक्टेरियन डाइसेक्शन भी देखें। आई डोंट वांट टू नेम सर्टन सेक्ट्स बिकॉज वो इट बिकम्स अ कंट्रोवर्शियल, बिकॉज वी आर अ मैन ऑफ लॉ, तो हमें लॉ के डोमेन में ही खेलना चाहिए। तो जब हम लॉ के डोमेन में बात करेंगे तो ये डिफरेंशिएट नहीं करता मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, वॉट एवर द केस, ये हर किसी पे अप्लाई करेगा। सो अगर कोई मुसलमान किसी वॉयलेशन करता है, कोई क्राइम कमिट करता है किसी माइनॉरिटी की वर्शिप के ऊपर, प्लेस के ऊपर, तो ही इज इक्वली लायबल। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिनेरियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप जरा मुसलमान माइनॉरिटीज का रोहिंगाज आपके सामने है, फिर उसके बाद आप यूरोप के अंदर देखें, आपके सामने है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप किसी मुल्क में रह रहे हैं तो आपका एक इम्प्लाइड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उस मुल्क के लॉज के साथ। तो वो जो लॉ है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारा आइन का आर्टिकल 20 सबको कैटर करता है। हमारा सब्सटैंटिव लॉ का सेक्शन 295 ऑनवर्ड सबको कैटर करता है। सो फॉर दैट रीजन इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। और अगेन, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको माइनॉरिटी से ज्यादा सेक्टेरियन केसेस मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। डेफिनेटली सर, बीइंग अ मुस्लिम वी टेक प्राइड कि हमारी जो टीचिंग्स अल्लाह ताला ने हमें दी है, दैट इज द टीचिंग्स ऑफ पीस, द टीचिंग्स ऑफ हार्मनी। और हम बीइंग अ वेरी, I would say that there are some sects that are very extremist to the point कि they don't cater towards the law। वो कहते हैं कि अदालतों ने इसको संभालना नहीं है, अदालतों ने इसको देखना नहीं है, और वो लॉ अपने हाथ में लेते हैं। जबकि आपकी बात को देखा जाए, अगर कोई आसिया बीबी की जजमेंट पढ़ ले तो देखने में ही आता है कि यार किस तरीके से विटनेसेस have played their part in the alleged allegations के जब बात आई एविडेंस की तो मुकर गए कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें, द मकसद, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज आल्सो टू सेंसिटाइज दिस थिंग्स दैट दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यार देखो, जिस तरह हमारे पास, हम अभी मैं आपको 2-3 दफा कह चुका हूँ, वी आर हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ एंड स्टफ लाइक दैट। हमारे पास जो कोडिफाइड रिलीजियस लॉ है दैट इज द होली कुरान। व्हाट रिलीजियस बुक केटर्स मोर minority rights what is catered by the Holy Quran? And being a Muslim, this is my argument. Being Hindu, somebody would argue कि गीता के अंदर इस तरह है, वेद के अंदर इस तरह है। Some Sikh would argue कि जी बाबा गुरु नानक की किताब के अंदर इस तरह है। Christianity would argue that Bible, that's what my point is.
that no religion is against any other religion. This is a connect between you and your maker. So stop being judgmental and go by the law, because in a society you live by the law. अगर आप अदालतें निकाल दें, आप ये कानून निकाल दें, जंगल बन जाएगा. किसी किस्म की सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं होगी सोसाइटी के अंदर. जो हमने केसेस देखे उसमें जंगल का ओ यस, ओ यस. और सबसे बड़ी बात जो है ना, आप ये देखें, आपका हद की डिक्लेरेशन, किसास की डिक्लेरेशन किसने देनी है? अदालत ने देनी. और कसम खुदा की अगर ये कुछ जजमेंट पढ़ लेना आसिया बीबी वाली, वो अपने सर पे हाथ मारे और पूछे कि ये किया क्या था इन लोगों ने. क्योंकि जो जुल्म हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन इवन अदरवाइज भी ये हमारे मजहब इस्लाम की प्रीचिंग्स ही नहीं है. मेरी तरबियत नहीं है, ठीक है, आपकी तरबियत नहीं हो सकती. और अगर आप समझते हैं कि यू आर wronged by someone's actions, bring a case, bring the evidence, prove your case beyond a reasonable doubt in a court of law. Because if you are going to judge these cases on the equilibrium which is postulated in Holy Quran, that is the very tough one. You will never be able to bring mushans. Your witnesses will never be able to, give the evidence on the basis of tazkiyatul shahood. So whatever the law is available, bring the evidence. Cases की evidence है नहीं और बंदे फाइल आ दो, उड़ा दो, that doesn't work. सर देखिए, जो हमारी यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म इस तरह का है कि अगर मिस्टर ए मिस्टर बी पे खुदा ना खास्ता इल्ज़ाम लगा दे, तो सी डी और ई सोचेंगे नहीं कि ये इल्ज़ाम ठीक है या नहीं Exactly. है. वो पहले मारेंगे और फिर कहेंगे हमने कोई पता कर ली. That's the point. यही चीज देखो, हमारा जितना डोमेन है उसके अंदर रहते हुए मैंने इसीलिए जजमेंट पेशावर हाई कोर्ट की, फेडरल शरीयत कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसीलिए कोर्ट की है. दिस इज व्हाट योर लॉ सेज. और जब आपके पास एक जुडिशियल सिस्टम है, आर्गुमेंट आ सकता है जी अच्छा पोटेंट जुडिशियल सिस्टम नहीं है, तो भाई व्हाट अल्टरनेट डू वी हैव? वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेट. You can't take it in your hand. You have to report the matter, bring the evidence. Sir, being practicing lawyer, we have experienced that courts are more vigilant, more उसे कहेंगे कि sensitive about these matters, that they take every measure and every count into the consideration before passing any judgment or adjudicating upon these matters. Na? If you look at the judgments by the subordinate judiciary, na, so I would say that they go with the flow, whatever the flow is. But when it comes to the constitutional courts, be that it's your high court or the supreme court or the federal shariat court, they had been vigilant, as evident from the judgments. Look, the judgment which is PLD 1991 FSC page 10 is a very good judgment. Then Peshawar High Court judgment, then Asiya Bibi judgment, Mumtaz Qadri judgment. I mean, just go through those judgments. You have a right to disagree with the judgment. But you cannot comment on the judges. You cannot say that it was done on the basis of some agenda or stuff like that. Your law says that. Or whatever is written by the honorable judges in the judgment is something which they have taken from the file of the cases. Yeah. So if your witnesses are saying we have not done this, we have not said it, then what a judge would do? Yeah. It's a contradictory statement. Yes. Or this is not even in, legal system. और मैं आपको ये, जब हम एविडेंस पे सीरीज बनाएंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की हद तक, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ना, या एक्यूज इज इनोसेंट अनटिल प्रूवर अदरवाइज, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है. क्रिश्चियन थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है. इसका लेटर ऑन लीगल एराना में इसको ऐड किया गया, अदरवाइज ये थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है. So this is what my humble submission is. Sir, thank you so much, and I believe कि इस लॉ को इतनी खूबसूरती से और इतने प्रोफेशनल तरीके से शायद आपके अलावा कोई बता ना सकता है. And I believe that this video of ours would sensitize this issue among the public at large, that we should follow the course of law rather than taking the law in our own hands. Yes, thank you. Thank you so much.